Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, previous lecture में हम डिस्कस कर चुके हैं the lipids, different classes of lipids and the function of lipids. You know very well. Now we will discuss about the nucleic acid, most important biological molecule. याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो कि हमारे सेल की तमाम तर एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करता है एज अ जेनेटिक मटीरियल, और जितने भी कैरेक्टर एक्सप्रेशन का प्रोसेस होता है उन्हें एक्सप्रेस होने में भी हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, एज वेल एज हमारे सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द टाइप ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड दैट इज कॉल्ड एटीपी. यू नो वेरी वेल, दिस इज अ सेल. There is inside the cell a material that is called as, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, लेकिन सबसे पहले एक स्विस फिजिशियन जिसका नाम था फ्रेडरिच मैशर, जिसने सबसे पहले एक फिजिशियन होने के नाते जो काम किया था वो किया था पस सेल पर. और यू नो वेरी वेल, पस सेल जो है, जब किसी भी किस्म की कोई भी इंजरी आती है या कोई भी इन्फ्लामेशन होती है तो हमारी बॉडी के WBCs अलॉन्ग विथ RBCs एज वेल एज लिम्फोसाइट्स और बहुत सारे डेड सेल्स जो रिलीज हो रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड पस. तो मिस्टर फ्रेडरिच मैशर ने न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल से एक मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया था जिस मटेरियल को नाम दिया गया न्यूक्लिन. क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन का नाम दिया था गया था. इसे फर्स्ट टाइम जो नाम दिया गया दैट इज न्यूक्लिन. लेकिन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, जैसे ही प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन किया गया, पता चला कि ये जो मटेरियल न्यूक्लियस से निकला है दैट इज केमिकली एसिड नेचर, तो इसे रीनेम कॉल किया गया न्यूक्लिक एसिड. तो फर्स्ट नेम वाज न्यूक्लिन एंड देन सेकंड नेम वाज, आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज द नेम वाज गिवन टू दिस मटेरियल दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. ओके. The basic unit of nucleic acid is the nucleotide. इसका यूनिट कौन सा है? The basic unit is nucleotide. तो याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स पर बेस करता है. अब हम यहां पहले डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड को. तो याद रखिएगा, किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर, देन H3PO4 that is called phosphoric acid, and then nitrogenous base or bases, इसे ऑर्गेनिक बेस या बेसिस भी कहते हैं. अगर हम इसे देखें तो याद रखिएगा, दिस इज द पेंटोज शुगर. इसके साथ जो फर्स्ट कार्बन होता है उस पर अटैच होती है नाइट्रोजीनियस बेस, फॉर एग्जांपल दैट इज, और जी हमारे पास जो है वो एडिनाइन, और फिफ्थ कार्बन पर लगता है फॉस्फेट ग्रुप जिसे कहते हैं PO4 या H3PO4 दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड. तो ये बनता है न्यूक्लियोटाइड. अब 5 कार्बन शुगर है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास
जो है वो फास्फोरिक एसिड है, एसिड। ये हमारे पास बन गया न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखिएगा ये 2 स्टेप में फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो याद रखिएगा फॉर्मेशन इन दी 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप में पेंटोज शुगर जो है हैविंग नाइट्रोजीनियस बेस एट फर्स्ट कार्बन। तो पहले कार्बन पर क्या होती है? नाइट्रोजीनियस बेस। तो क्या बनता है? टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी डायग्राम को ऊपर आप देखें, जब फर्स्ट कार्बन पर, दिस इज फर्स्ट कार्बन, क्या लगता है? जब बेस लग जाएगी तो ये बन जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें बनेगा न्यूक्लियोसाइड। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड के सेकंड स्टेप में, ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन पर एट न्यूक्लियोसाइड्स 5th कार्बन क्या अटैच होगा? H3PO4। जब अटैच होता है तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। ओके। अब इसी के 5वें कार्बन पर यहां पर स्टेप इन्वॉल्व हुआ सेकंड, तो क्या बना? ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोसाइड ही के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा, ये थी इसकी फॉर्मेशन। ओके। देन जब हम बात करते हैं यहां पर पेंटोज शुगर की, तो याद रखिएगा पेंटोज शुगर जो होती हैं मोस्टली वो हमारे पास, जो हमारे लेवल पर डिस्कस की जाती है इंटर फर्स्ट ईयर लेवल पर, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक है राइबोज शुगर, ठीक है, और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अभी से आपको बताता जाऊं कि राइबोज शुगर हमारे पास मोस्टली इन दी आरएनए और डीऑक्सी राइबोज शुगर इन दी डीएनए के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह जब हम नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करते हैं या ऑर्गेनिक बेसिस की बात करते हैं, तो नाइट्रोजीनियस जो बेसिस हैं जिन्हें हम नाम देते हैं also called as organic basis, that is basically of 2 types. How many types are there? There is 2 types. Number 1 is the purine and number 2 is pyrimidine या pyrimidine. In case of purine, there will be 2 bases. How many bases are there? 2 bases are there. Number 1, the adenine, जिसे हम A से सैम्पलाइज करते हैं। दूसरी ग्वानाइन, जिसे हम G से सैम्पलाइज करते हैं। और in case of pyrimidine, there is 3 types. साइटोसिन C से सैम्पलाइज करेंगे, देन थायमिन और थायमाइन, इसे हम T से सैम्पलाइज करते हैं, और यूरासिल
याद रखिएगा यूरेसिल हमारे पास है दैट इज रिजेंबल्ड बाय C और symbolized by C. थायमिन ओनली इन DNA न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखिएगा थायमिन ओनली DNA के न्यूक्लियोटाइड्स में होती है। और इसी के मुकाबले में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो यूरेसिल है ओनली इन RNA न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये हमारे पास थी बेसिस। और याद रखिएगा जब हम RNA और DNA की तरफ जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में होते हैं और 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड ही RNA न्यूक्लियोटाइड में होते हैं। क्योंकि RNA एंड DNA आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। तो ये तो हमारे पास थी बेसिस। अब अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ what monomers are based, we can say that on the basis of a number of nucleotides. तो याद रखिएगा हमारे पास नंबर 1 जो ग्रुप आता है दैट इज मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल है, सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड का। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं ATP, ADP और FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ATP for adenosine triphosphate, adenosine diphosphate, flavin mononucleotides and etc. और भी मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। याद रखिएगा हमारे लिविंग सेल के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इस सेल के अंदर परफॉर्म होती हैं और उनके लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है ये मोनोन्यूक्लियोटाइड्स दे रहे होते हैं, जिनमें खास तौर पर हम ATP को नाम देते हैं एनर्जी करेंसी। क्या नाम देते हैं? एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं। ओके, क्या नाम देंगे? एनर्जी करेंसी का नाम देंगे। इसे क्यों नाम देते हैं एनर्जी करेंसी? याद रखिएगा अगर ATP की स्ट्रक्चर हम देखें तो हमारे पास दिस इज दी शुगर और 3 फॉस्फेट्स होते हैं इसके साथ। 3rd फॉस्फेट वेव बॉन्ड के साथ होता है और साथ होगी एडिनाइन ऑर्गेनिक बेस। तो ये हमारे पास बन गया ATP। क्या बन गया है? ATP बन गया है। और जब ATP ADP में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? इनटू ADP। तो याद रखिएगा कि यहां पर एडिनाइन तो अपनी जगह रहेगी, शुगर भी अपनी जगह मौजूद है, 5 कार्बन शुगर, देन जो 3rd बॉन्ड होगा फॉस्फेट का ये ब्रेक हो जाएगा और प्लस में एक एटॉमिक फॉस्फेट या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा और रिजल्ट में एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो एनर्जी होगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, या इसको दूसरे लफ्जों में लिखें तो 31.81 किलो जूल पर मोल के नाम से हम ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिसे सेल अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, लाइफ अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए इसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। और ये वेवी बॉन्ड जो होता है दैट इज द रिच एनर्जी बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? रिच एनर्जी बॉन्ड है इन केस ऑफ ATP।
तो हमारे पास रिजल्ट में बना एडीपी। इसी तरह जब एडीपी एटीपी में जाएगा तो हमें एक एटॉमिक फॉस्फेट देना पड़ेगा और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एडीपी एटीपी में चला जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं एटीपी साइकिल। क्या नाम देते हैं इसको? अगर थोड़ा सा हम देख लें यहां पर, अगर ड्रा करके देखें तो याद रखिएगा, जब एटीपी कन्वर्ट होगा इनटू एडीपी में तो हमें रिजल्ट में मिलता है एक एटॉमिक फॉस्फेट और प्लस एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी कितनी होगी? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, जिसे आप लिख सकते हैं और करके 31.81 किलो जूल पर मोल लिखते हैं जब एटीपी एडीपी में जाएगा। इसी तरह जब हम एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखिएगा हमें एटॉमिक फॉस्फेट देना पड़ेगा प्लस एनर्जी भी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? सेम एज 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, which is also called 31.81 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या बन जाएगा? दोबारा एटीपी बन जाएगा। इसे हम नाम देते हैं एटीपी साइकिल। क्या नाम देते हैं? एटीपी साइकिल का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास सेल में जितनी भी बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एटीपी, दैट्स व्हाई एटीपी कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। ओके, नाउ द सेकंड मोस्ट इज द डाइन्यूक्लियोटाइड्स। डाइन्यूक्लियोटाइड्स, शॉर्ट सी बात है, यहां पर कितने मोनोमर होंगे? देयर विल बी 2 मोनोमर्स। हाउ मेनी मोनोमर्स आर देयर? देयर विल बी 2 मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास एग्जांपल में NADH, NADPH and FAD, okay, these are the dinucleotides. इनमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं and these all are act as coenzymes। किसी भी एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट काम करते हैं, लेकिन स्पेशली ऑर्गेनिक नेचर है तो इसलिए कोएंजाइम कहेंगे। दे आल्सो एक्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन दी माइटोकॉन्ड्रिया भी रोल करते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के तौर पर काम कर रहे हैं, कोएंजाइम के तौर पर काम कर रहे हैं। याद रखिएगा जब किसी भी सबस्ट्रेट पर कोई भी एंजाइम एक्ट करेगा तो याद रखिएगा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 एटॉमिक हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। जिन एटॉमिक हाइड्रोजन को कौन पिक करेगा? NAD, and it will be converted into NADH, ओके, और प्लस H रहेगा जो कि फ्री एटॉमिक हाइड्रोजन है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर भी काम करते हैं, एज अ कोएंजाइम भी काम करते हैं, और डाइन्यूक्लियोटाइड्स में 2 मोनोमर्स पाए जाते हैं, और कोएंजाइम यू नो वेरी वेल ऑर्गेनिक पार्ट होता है, तो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ये ऑर्गेनिक पार्ट काम करते हैं, जिसे हम नाम देंगे कोएंजाइम्स।
देन हमारे पास द सेकंड वन इज दैट, थर्ड वन दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बेटा याद रखिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में 100 अप टू बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 100 टू बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स मौजूद होते हैं। हाउ मेनी? हंड्रेड्स ऑफ 100 टू बिलियंस ऑफ। इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है RNA एंड देन DNA, deoxyribonucleic acid. What? Deoxyribonucleic acid as well as RNA, जिसे कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, deoxyribonucleic acid, and this is called the ribonucleic acids. Okay, deoxyribonucleic acid and न्यूक्लिक एसिड्स। अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में, तो हमने देख लिया कि बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये, इसमें आरएनए और डीएनए मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं, जिनमें सबसे पहले हम यहां डिस्कस करते हैं डीएनए को। डीएनए इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यू नो वेरी वेल, इसमें पर मॉलिक्यूल बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स? देयर विल बी बिलियंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। अब ये बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह अरेंज होते हैं डीएनए में? डीएनए के पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, सॉरी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड चेन्स? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हेलिकल फॉर्म में अरेंज होती हैं इस तरह, तो बनाती हैं डीएनए ड्यूप्लेक्स। क्या बनाती हैं? डीएनए, जिसे हम नाम देते हैं ड्यूप्लेक्स। ओके, दिस इज डीएनए ड्यूप्लेक्स। और डीएनए ड्यूप्लेक्स हमने पढ़ा कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिन्हें हम नाम दे रहे होते हैं जीन्स। क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड एज द जीन्स। और जीन्स को हम नाम देते हैं हेरिडिटी यूनिट्स। क्या नाम देते हैं? हेरिडिटी यूनिट्स कहते हैं। इनका काम स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहा जाता है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसफर करना होता है इन द लिविंग सेल, इन द लिविंग सिस्टम। देन अगर हम बात करते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि हमने देखा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड्स, अब इसमें हमने पीछे पढ़ा था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए स्ट्रैंड में, 4 टाइप्स। इसमें कुछ ऐसे डीएनए होते हैं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसमें एडिनाइन बेस होगा, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर ग्वानाइन बेस होगा, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिनमें साइटोसिन होगा, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिनमें थायमिन होगा। तो 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम कंसीडर करते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनाइन बेस रखता है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये ग्वानाइन, ये न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैरी करता है थायमिन। ओके, तो 4 टाइप्स के। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा ड्रा कर दूं किसी एक न्यूक्लियोटाइड को, तो यहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, देन फर्स्ट कार्बन पर बेस होगी कोई भी, फॉर एग्जांपल हम थायमाइन ले लें,
और यहां पर जो है वो 5th कार्बन पर जो है वो फास्फोरिक एसिड लगा होता है H3PO4। और एक चीज याद रखिएगा, डीएनए स्ट्रैंड्स में जहां न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होते हैं, इनमें जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ये इंटी टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए न्यूक्लियोटाइड लिंक करते हैं इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और वी कैन से इन द डाइन्यूक्लियोटाइड्स। अब हमारे पास यहां पर याद रखिएगा कि थोड़ा सा पीछे में आपको रिवर्स ले जाऊं कि हमारे पास जो एडिनाइन और ग्वानाइन बेसिस होती हैं, चाहे वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड में हो, दे आर डबल रिंग। हाउ मेनी रिंग्स विल बी देयर? डबल रिंग्स। और इन केस ऑफ these three, cytosine, thiamine as well as uracil, this is uracil, they are single ring। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स। So this is the nucleotide of what स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ जब चेंज होती जाएंगी नाइट्रोजनस बेसिस, तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी चेंज होती जाएगी। 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो एडिनाइन कैरिंग हो, वो ग्वानाइन कैरिंग हो, वो साइटोसिन कैरिंग हो, या फिर थायमाइन कैरिंग हो। याद रखिएगा। देन इन द नेक्स्ट, अब याद रखिएगा, द डीएनए मेनली प्रेजेंट इन दी what in the nucleus inside the eukaryotic cell में inside the chromosomes। आपने देखा होगा इस तरह क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं थ्रूआउट एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमेटिड्स। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें तो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके पास भी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके पास भी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। किसके पास? क्लोरोप्लास्ट के पास, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये क्यों होता है? ताकि ये अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकें। ये आपने याद रखना है। इसी वजह से इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल भी कहते हैं हम लोग। तो बेटा ये तो थे हमारे पास के प्रेजेंस मोस्टली मेनली इन द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल इनसाइड द क्रोमोसोम्स एज अ डीएनए ड्यूप्लेक्स विथ स्पेसिफिक जीन्स। बट इन केस ऑफ chloroplast and mitochondria, there is also substantial amount of DNA which is required by these organelles for what purpose? For self replication. That's why they are called semi autonomous organelles. अब there is no any type of DNA, only single type of DNA is there, but present inside the eukaryotic cell in 3 places, mainly as a in the headquarter, that is called nucleus, but in the substantial amount in the organelles like mitochondria and chloroplasts. This is about the DNA and DNA nucleotides. अब हम DNA को नाम देते हैं हेरिडिटी या हेरिडेटरी मटेरियल। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि हमारे सेल का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ द सेल, ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो इसमें पाया जाने वाला जो डीएनए है ये इन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में एज वेल एज जो भी जीन एक्सप्रेशन होती हैं, जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेशन होती हैं किसी भी लिविंग बीइंग में और सेल में, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द डीएनए
दैट्स वाई इट इज एक्ट एज हेरिडिटी मटीरियल, क्योंकि जितनी भी एक्सप्रेशन होंगी दैट विल बी कमांडेड बाय द डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस। एंड डीएनए एक्ट के लिए याद रखिएगा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। आपकी बुक में इस चैप्टर के अंदर इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जिसमें फ्राइड ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है, हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, मैकॉर्टी एक्सपेरिमेंट है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जिसे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 डीएनए क्रोमोसोम इन केस ऑफ इंटर क्लास। वहां एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, वहां हम डिस्कस करेंगे और आपको बताए जाएंगे यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे पास था डीएनए और डीएनए के अबाउट ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पर दी गई। इसी के हवाले से अब चंद एक एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज इज फ्रॉम द फॉलोइंग which type of nitro base, or we can say that nitrogenous base is or single ring in nature. Okay, the option is the guanine, B cytosine, C adenine, and D none of these। तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि कौन सी बेस सिंगल है और कौन सी बेस डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ग्वानाइन डबल रिंग है, एडिनाइन भी डबल रिंग है, तो जो साइटोसिन है दैट इज सिंगल रिंग, सो आंसर शुड बी बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द next question, which of the following type of nucleic acid act as a hereditary material in the living system? So option is A RNA, B NADH, C ATP, D DNA। तो हेरिडिटरी मटेरियल हमने डिस्कस किया ऊपर, एक्ट एज DNA, सो आंसर शुड बी हियर दी D। ओके, इसी तरह हम एक और एमसीक्यूज यहां डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड। Okay, while or we can say that when nitro base or nitrogenous base attached with the first carbon of pentose sugar during formation of nucleotides, it will form option A
ऑप्शन ए हमारे पास है दी न्यूक्लियोइड, बी ऑप्शन न्यूक्लियोसाइड, सी ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड्स, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, हमने पीछे न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में डिस्कस किया था, जब फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर पर नाइट्रो बेस अटैच होगी इट विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड फर्स्ट एंड देन न्यूक्लियोटाइड, सो आंसर शुड बी द बी। सेम एज एक और एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं, दी MCQs, how much amount of it energy is produced, or we can say that is produced or produced during ATP, during which ATP change into ADP. So answer option A, 7.3 kilocalorie per mole, option B 31.81 kilojoule per mole, C both A and B, D only A. So we have discussed in ATP cycle the amount of energy will be produced 7.3 kilocalorie per mole, which is also equal to 31.81 kilojoule per mole. So answer should be the B, that is sorry answer should be the C, both A and B. इसी तरह के MCQs, इसी तरह के ऑप्शंस के साथ आपके एग्जाम्स में, आपके एंट्री एग्जामिनेशन में आते हैं। In the next lecture, inshallah, we will discuss about the RNA as a polynucleotide and the role of RNA, or we can say that RNA act as a hereditary information carrier. Thanks.